Good afternoon, sir. Afternoon class. Good afternoon, sir. आफ्टरनून। मैं रिया कुमारी को देख पा रहा हूँ। ये रिया कौन है? मैं इनको जानती हूँ। सर ठीक कर रहे सर, बार बार ना ठीक नहीं हो रहा है सर, रोल नंबर कर रहे हैं और बार बार ये सर हट जा रहा है। Good afternoon, sir. है आफ्टरनून। कैमरा भी तुम्हारा ऑफ है। सर यहाँ बहुत रिया नेटवर्क कुमारी, प्रॉब्लम है सर। सर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है सर। सर नेटवर्क रीनेम कर प्रॉब्लम रहे है तो रीनेम करो कम से कम। सर, 1 मिनट रीनेम कर रहे हैं सर, बार बार हट जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्या आज हम लोग नेशनल इनकम स्टार्ट करें? Yes, sir. यस सर। इतने ज्यादा लोग क्यों आए हैं आज? शोभा कुमारी, क्या तुमको क्लास के बाहर जाना है? रुचि झा, रजनीश कुमार, कैमरा ऑफ है तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आगे नेटवर्क से, ध्यान रखना। सनी कुमार, सनी कुमार, Yes, sir. हाँ कैमरा ऑन करके रखो थोड़ा। Yes, sir, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सबका नेटवर्क ही प्रॉब्लम है, हैं? आजकल शहर से अच्छा तो गांव में जी रहता है नेटवर्क। कैमरा ऑन करके रहो क्लास में। ये आदित्य कुमार कौन है? आदित्य कुमार, यस सर। कैमरा क्यों ऑफ है? तुम्हारा भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? यस सर। यस सर। तो गांव में नहीं रहता नेटवर्क सही से। तुम्हारी आवाज तो एकदम साफ आ रही है। कैमरा ऑन करेंगे तो नहीं जाएगा सर। ऑन ऑन करो कैमरा, एक बार देखते हैं। कैमरा ऑन करो। फिर तुम कैमरा ऑफ कर लिए, कैमरा ऑन तो करो। ऑन तो है सर। हाँ ठीक तो है। कहाँ आवाज का कोई दिक्कत है जी? कैमरा ऑन करके बैठो क्लास में। हेलो। हेलो अंकित, तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है जी। अंकित, योर कैमरा इज ऑल्सो ऑफ। Yes, sir. चलिए हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि नेशनल इनकम है क्या।
तो नेशनल इनकम सबसे पहले एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? मैक्रो इकोनॉमिक है, MACRO, मैक्रो। ये माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो है। जानते हैं क्यों है मैक्रो? Why it is a macroeconomic concept? Anybody? Yeah, sir. हाँ बोलो बोलो। Sir, if we talk about national income, sir, national income is macroeconomic quantity. Sir, because A stand for all and aggregate and I stand for individual. And sir, when talk about national income, then we talk about whole nation income, not a particular person income. That's why sir, national income is a macroeconomic quantity. जब हम सर नेशनल इनकम की बात करते हैं हम तो पूरे नेशन के इनकम की बात करते हैं सर, नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन। तुम वीडियो देखे हो क्या? नो सर, कौन सा वीडियो? यूट्यूब पे जो अपलोड किया गया सर है। इससे पहले भी आप एक बार बता चुके हैं सर, इसलिए वो दिमाग में था सर। चलो वेरी गुड। तो अगर वो दिमाग में है तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसा आप लोगों ने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जैसा दुर्गेश ने बताया कि ये जो पॉइंट ए है, ये लेटर ए वो इंडिकेट करता है ऑल को, एग्रीगेट को। और नेशनल इनकम नाम से ही क्लियर है कि आप किसी देश की आय की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी और नेशन। इसलिए ये माइक्रो कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता, ये मैक्रो ही कॉन्सेप्ट होगा। दूसरी खास बात कि नेशनल इनकम को हम लोग कैसे लिखते हैं? नेशनल इनकम को हम लोग NNPFC से लिखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसको कहते हैं, या कुछ लोग इसको NI लिखते हैं, या बाकी लोग इसको Y भी लिखते हैं। NNPFC या NI या Y। NNPFC का फुल फॉर्म होगा नेट फैक्टर या नेट नेशनल इनकम अर्न्ड फ्रॉम, अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। चलिए लिखना शुरू कीजिएगा। एक हेडिंग दे दीजिए नेशनल इनकम, पॉइंट वाइज दे के लिखेंगे। पहला पॉइंट, national income is a macroeconomic concept because it relates to the income of the entire nation. सर रिलेट टू के बाद Because it relates to the income of the entire nation. Next point, point number 2. National income is written as कैसे लिखते हैं देखिए, NNPFC ब्रैकेट में लिखिएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कॉमा NI नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, अंडरलाइन कर दीजिए, वो उसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, और Y, कैपिटल Y। आगे लिखिएगा, national income is defined as
national income is defined as the money value of all final money goods value के and बाद services. Money value of all final goods and services money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country एक्सक्यूज मी सर विद इन आ के बाद क्या बोले? within the domestic territory of a country along with net factor income along with net factor income earned from abroad during a given time during a given time अगर इसको हम लोग समझें थोड़ा ये क्या कह रहा है इस कॉन्सेप्ट को कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या हुआ आप कैसे डिफाइन करेंगे नेशनल इनकम को कि नेशनल इनकम कह रहा मनी वैल्यू नेशनल इनकम क्या है मनी वैल्यू मनी वैल्यू क्यों ऐसा हो रहा है मनी वैल्यू of all final goods and services of all final goods and services produced within the domestic territory of a country along with net factor income earned from abroad मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ income earned from abroad यही है नेशनल इनकम अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया और वो टर्म है फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स क्या हुआ यहाँ पर फाइनल गुड्स क्या हुआ क्लास व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स
घरेलू सीमा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। लिख लो, कॉपी निकालो, लिखो, नीचे स्टार मार्क देके लिखना। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the production boundary and are not meant for further and are not meant for and are not meant for use in लिखेगा and are not meant for use in the production process. फुल स्टॉप। मतलब वैसे गुड्स और सर्विस जिसका उत्पादन कर दिया गया और जिसको कि अब दोबारा से प्रोडक्शन की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग फाइनल गुड्स और सर्विसेज कहते हैं। तो जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसके कैलकुलेशन में जिन गुड्स को आप कंसिडर करेंगे वो गुड्स हमेशा किस नेचर का होगा? फाइनल गुड्स होगा, हमेशा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब एक घरेलू सीमा के अंदर, एक राष्ट्र के घरेलू सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ उसके अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया उसको इसमें हम लोग शामिल करेंगे। और क्या है इसमें शामिल? along with मतलब इसके साथ, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ये क्या है ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी? सर ओपन इकोनॉमी में इसकी सर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर दूसरी व्यापारिक संबंध है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करती है जिसका विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक संबंध होगा या व्यापारिक संबंध होगा। वहीं अगर हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें जिसको बंद अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ किसी प्रकार का कोई आर्थिक संबंध या व्यापारिक संबंध ना हो। तो अगर हम लोग हमारी इकोनॉमी आज के समय में सारी अर्थव्यवस्थाएं खुली हुई अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ओपन इकोनॉमी होती है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो सभी जगह से सभी जगह जाके काम कर सकते हैं। तो भारतीय श्रमिक जब बाहर जाके काम करेंगे, इंडियन लेबर या इंडियन रेसिडेंट बाहर जाके काम करेंगे तो उनको कमाई होगी। मैं एक शब्द यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शॉर्ट में इसको हम लोग ROW कहते हैं। क्या कहते हैं? ROW। तो ये नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड क्या है? नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम लोग शॉर्ट में NFIA भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको NFIA। तो ये NFIA क्या है? व्हाट इज दिस? इसको हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम ROW। इनकम फ्रॉम कहां से? इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे लोग बाहर से कमा के लेके आए। माइनस जब करेंगे पेमेंट्स टू ROW, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाता है NFIA। क्या कहलाता है? NFIA कहलाता है। तो जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम का अब फॉर्मूला क्या निकल के आया? मैंने आप लोगों से शेयर किया कि नेशनल इनकम को हम लोग लिखते हैं NNPFC। क्या लिखते हैं?
एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब घरेलू सीमा के अंदर जो भी आमदनी हुई, तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया, उसपे अगर हम लोग ऐड कर देंगे, किस चीज को ऐड करेंगे, अगर आप NFIA को ऐड कर देंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग नेशनल इनकम। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको लिखेंगे। अब आगे लिखिएगा। सर इसको लिखेंगे। नीचे में लिख लीजिए, वो सब लिखवा देंगे हम। पहले नीचे लिखो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। Every rise in national income, every rise in national income cannot be considered as, every rise in national income cannot be considered as economic prosperity. Every rise in national income cannot be considered as economic prosperity. क्या मतलब हुआ इसका prosperity? आर्थिक खुशहाली। आर्थिक खुशहाली मतलब ये कि राष्ट्रीय आय में हर एक बढ़त को हम लोग आर्थिक खुशहाली से जोड़ के नहीं देख सकते। Every rise in national income cannot be regarded as economic prosperity. ठीक है? Yes, sir. अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये किस तरीके से ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा कि भाई एवरी राइज इन नेशनल इनकम इज नॉट रिगार्डेड एज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो अब सपोज कीजिए आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम यानी कि NI वो बढ़ा है 5% या 2% से। कितने से बढ़ गया? 2% से। तो अब आप तो ये देख के बड़े खुश हो जाएंगे कि भाई आपकी इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़ गया तो आपके वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन Yes, sir. क्या इसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानेंगे? क्या इसको हम लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मानेंगे? द आंसर इज नो, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसमें फिर लिखता है कि ऐसा इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि पॉपुलेशन में जो आपकी इकोनॉमी में बढ़त हो वो आपके ये जो 2% राइज इन नेशनल इनकम हुआ है उससे ज्यादा हो जाए। पॉपुलेशन अगर 2.5% से बढ़ जाए यस सर। तब तब भी अगर आपका नेशनल इनकम बढ़ता है तो क्या आप इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मान सकते हैं? नो The सर। answer is No, no. sir. नहीं मान सकते, नहीं मान सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी में नेशनल इनकम जो है उसको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से जोड़ के देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि नेशनल इनकम को आप पहले पॉपुलेशन में चेंज के कॉन्टेक्स्ट में देखें। आप उसको पॉपुलेशन के चेंज में कॉन्टेक्स्ट मतलब उसके चेंज के कॉन्टेक्स्ट में देखें। ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तभी होगी जब मान लीजिए आपका नेशनल इनकम, डेल्टा का मतलब नेशनल इनकम, अगर चेंज इन नेशनल इनकम का जो प्रतिशत होगा वो बड़ा होगा किससे? चेंज इन चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। और ये भी नेगेटिव साइड में नहीं, ये भी पॉजिटिव मतलब ऊपर ऊपर की ओर।
ऊपर की ओर, माइनस में नहीं। Plus, अगर परसेंटेज चेंज इन नेशनल इनकम वो ज्यादा होगा, मतलब राइज इन नेशनल इनकम वो ज्यादा होगा देन परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन, तभी जाके उसको हम लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कहेंगे, अन्यथा उसको हम लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। Am I clear? Yes, sir. yes, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? No, sir. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस पे लिख लीजिए, क्या लिख रहे थे, लाइन पढ़ो तो एक बार फिर से। sir, every rise in Every national rise income in national cannot be considered as economic prosperity. हाँ ठीक है, आगे लिखो। Yes, sir. It is because sometimes the rate of rise in population may exceed the rate of rise in national income. Full stop. Therefore, according to economists, per capita income, सर अकॉर्डिंग के बाद क्या बोले? according to economist, 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 per capita income is a better measurement of economic prosperity. Full stop. It is because it takes into account not only the rate of rise in population, but also the rate of rise in population. Full stop. आगे लिखिएगा, फॉर्मूला लिखना है। Per capita income is equal to national income of a year by average population of the year.
कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? यस सर। Yes. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर फॉर्मूला क्या बोले थे पर कैपिटा का? तुमको स्क्रीन नहीं दिख पा रहा है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम से नहीं दिख रहा था। फॉर्मूला है नेशनल इनकम ऑफ द ईयर divided by average population of the year. हो गया? यस सर। हम्म। अब ये एक और टर्म है फाइनल गुड्स, तो हो गया। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था कि आपने सर बताया कि फाइनल गुड्स का मतलब होता है वैसा गुड्स जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, फाइनल यूज में आ गया। लेकिन उस गुड्स को क्या कहेंगे जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा? तो उस गुड्स को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट consumption. कंजम्पशन। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हुआ? इसको हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं। क्या है ये? दीज Raw आर ऑल materials. रॉ मटेरियल्स। तो फाइनल गुड्स क्या हो गया कि अब ये दोबारा से प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज में नहीं आएगा। जो फाइनल गुड्स हुआ वो दोबारा से प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज में नहीं आएगा, वो फाइनल गुड्स होके निकल गया। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? ये रॉ मटेरियल। जैसे अगर हमको शुगर प्रोड्यूस करना, इफ आई वांट टू प्रोड्यूस शुगर, तो शुगर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? शुगर केन होगा। Yes, sir. यस सर। लेकिन अगर शुगर केन की बात करें तो शुगर केन तो फाइनल गुड्स होगा किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का। यस सर। है ना? तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर का फाइनल गुड्स हुआ, लेकिन उसका प्रयोग रॉ मटेरियल के तौर पे चीनी के उत्पादन में किया जा रहा है। तो यहां पे शुगर केन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। तो बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है वैसे गुड्स जिसका प्रयोग किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में किया जाता है और वो अभी अंडर प्रोसेस है। वो फाइनली मतलब वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। दीज आर गुड्स विच आर स्टिल अंडर प्रोसेस एंड दे हैव नॉट येट आउट ऑफ देयर प्रोडक्शन साइकिल। ये अभी अपने प्रोडक्शन साइकिल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो इस तरीके के गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। Intermediate consumption. ठीक है, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। कुछ और पूछना है आप लोगों को? जो अभी पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और बताइए अगर कहीं कोई डाउट है तो। सर फाइनल गुड्स इसको हम वापस से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। फाइनल गुड्स को प्रयोग में ला सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन मतलब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आएगा। वो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर निकल गया। इट हैज क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। अच्छा मतलब जिसका प्रोडक्शन हो गया है। अब वैसे तो प्रोडक्शन इसका भी हो गया, शुगर केन का भी हो गया। यस सर। शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं हुआ क्या? खेती जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें शुगर केन कहां से आएगा? सर खेत से आता है सर। एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर के लिए तो ये प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। ठीक है। लेकिन ये शुगर केन जो खेती होके
अभी भी दूसरे वस्तु के उत्पादन में सहायता कर रहा है और खुद अपना ओरिजिनल फॉर्म खो दे रहा है। चीनी उत्पादन के बाद क्या आप गन्ने को पहचान पाइएगा उसमें? नो सर। No, नो sir. सर। नहीं पहचान पाइएगा। तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है ना, इंटरमीडिएट गुड्स वैसी वस्तुओं को कहते हैं जो अभी उत्पादन की प्रक्रिया में संलिप्त है, जो दूसरे वस्तु की उत्पादन करने में फिलहाल लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादन करने के दौरान जब वो अंतिम वस्तु का उत्पादन हो जाता है तो उस इंटरमीडिएट गुड्स का अपना खुद का स्वरूप नष्ट हो जाता है। जैसे कॉटन, जब आप कॉटन क्लॉथ बना दीजिएगा तो कॉटन का कोई अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं, खत्म हो गया वो, ऐसा ही है। तो इसलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम लोग कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं करते। उसके पीछे कारण है कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। एक ही चीज को आपको 2 बार 3 बार काउंट करना पड़ेगा, जिससे नेशनल इनकम का जो वैल्यू है वो सही वैल्यू निकल के नहीं आएगा, वो गलत एस्टिमेट को प्रोवाइड करेगा। यस सर। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Something else that you need to ask? ये NFIA का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन कि हमने विदेशों से क्या कमाया और हमने विदेशियों को क्या दिया। जो लोग हमारे वहां आए उनको हमने क्या पेमेंट किया, ठीक है, और हमारे लोग बाहर जाके जो कमा के आए। तो इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जब आप पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे।